मेरे सभी सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा। मित्रों, मैं विवेचना के तौर पर आज आपको एक बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, जिसका कोई बहुत खास कारण नहीं होता है, कूल्हे का सूख जाना होता है। मित्रों, आजकल मैं देख रहा हूँ इस तरीके के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ख़ासकर कोरोना के बाद तो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि ओवर यूजेस ऑफ स्टेरॉयड हुआ है और लोगों की लाइफस्टाइल सब कुछ बहुत अजीब सी रही। अब चूंकि एवियन हिप जो शुरुआत हो रही है लोगों के कूल्हे सूखने में, तो सबसे बड़ी चीज़ तो मित्रों हम लोग ये जानें कि आखिरकार कूल्हे में अगर एवियन हिप है तो कई बार न्यूरो सर्जन इसे सियाटिका समझकर भी ट्रीटमेंट लिखने लगते हैं, जो थोड़ा एक दुर्भाग्य रहता है। तो एक कूल्हे का एक्सरे करा लेना बहुत मायने रखता है, और ख़ासकर अगर एवियन हिप है तो इसमें दर्द कूल्हे के अगले भाग से पैरों की तरफ जाता है, और अगर सियाटिका का रोग होता है तो उसमें दर्द चट्ठों के साइड से, मतलब हिप के पीछे के हिस्से से, जंघों के पीछे से पैरों में जाता है। मित्रों, कई बार पेशेंट ये पूछने लगते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या एवियन हिप जो मुझको हुई है वो ठीक हो जाएगी कि नहीं होगी, क्या करना होगा। मित्रों देखिए, अब बहुत एनाटॉमी में तो नहीं जाऊंगा, मगर हाँ, जो हमारी एवियन हिप होती है कूल्हे के सूखने की बीमारी, ये 4 स्टेजेस हैं। तो हम लोग इसमें डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट सर्जरीज करते हैं। अब कई बार मित्रों एक बात तो बहुत क्लियर आपको समझ लेना है कि किसी भी हर स्टेज में और हर स्टेज के हिसाब से पेशेंट में पेन एक सा नहीं होता है। कहते हैं पेन भी बड़ा सब्जेक्टिव मैटर होता है, मतलब व्यक्ति विशेष में दर्द किसी में ज़्यादा पता चलता है, किसी में कम पता चलता है। आखिरकार एवियन किस इलाके में है, ऐसा तो नहीं उसके वेट बियरिंग इलाके में है या नॉन वेट बियरिंग इलाके में शुरू हुई है। तो इसी हिसाब से दर्द भी लोगों का अलग अलग होता है और स्टेज से इसका कोई बहुत रिलेशन नहीं होता है। अब ये बात अलग है, किसी का स्टेज 4 हो तो उसको तो सारे पेशेंट एक ही जैसे पेन रिप्रेजेंट करेंगे। तो मित्रों देखिए, इसमें एक बात और आपको समझ लेना है कि आज के ज़माने में जो भी हम लोग कूल्हे का प्रत्यारोपण करते हैं, जवान व्यक्तियों में यदि हम लोग नॉन सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या थोड़ा सा अधेड़ आदमियों में हम लोग जब सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, तो मित्रों इसकी जो लाइफ होती है, ये एक सवाल बड़ा अजीब सा होता है कि डॉक्टर साहब जो आप कूल्हा बदलेंगे इसकी आयु कितनी है। तो मैं तो अपने मरीजों से एक ही बात कहता हूं कि साहब ये आप सोच कर देखो कि भगवान का दिया कूल्हा कितने दिन चला है, तो आप उम्मीद लगा लो जितने दिन भगवान का चला है उसका आधा ही चलेगा। तो चूंकि इसके विक्टिम भी बहुत यंग होते हैं, 30-35 के बीच वाले लोग होते हैं, तो मान के चलिए जो लिटरेचर कहती है उस हिसाब से अगर एक नॉन सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट, अब तो बहुत अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं, तो मित्रों ये मान के चलिए 20 साल ±5। कहने का पर्पज़ ये है कि आज से 17 साल पहले भी जिसका मैंने कूल्हा बदला था, आज तक उसको कोई पेन नहीं है। पुराने के हमारे सर्जन्स लोगों ने ये कहा कि 15 साल ±5, तो मुझे अब लगता है कि 20 साल ±5 कह देना बेहतर होगा। यदि कद्र करिएगा तो 25 साल, और कद्र नहीं करिएगा मित्रों तो इसकी उम्र मान के चलिए 15 साल है। तो मित्रों स्टेज 1 में तो वेट एंड वॉच मेडिसिन से लोग बहुत सही रहते हैं। अब देखिए मित्रों, कई लोग कहते हैं कि दवा खा रहा हूं तो डॉक्टर साहब ऐसा तो है कि मेरा गूला पूर्ण रूप से सही हो जाए। नहीं मित्रों, देखिए ये तो नहीं सही हो सकता। अगर आप ग्रेड 1 में हैं तो ये हो सकता है ग्रेड 2 में ना जाएं और ग्रेड 1 में आप रह जाएं। अच्छा मित्रों, कोई भी कोर डिकम्प्रेशन नाम की जो हम लोग सर्जरी करते हैं, ये कैसे परफॉर्म की जा रही है, ये बड़ा निर्भर करता है कि कब आपका पेन खत्म होगा, कब आपका पेन नहीं खत्म होगा। कई बार कोर डिकम्प्रेशन कर दीजिए तो लोगों का पेन और बढ़ जाता है। तो मित्रों मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक डॉक्टरों की बिरादरी बिठा दी जाए और सबसे पूछा जाए कि डॉक्टर साहब कब आप एवियन हिप का ट्रीटमेंट करना चाहेंगे, कब आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे, तो मित्रों देखिए, अगर हम बायस्ड होकर बैठ गए, मतलब हम मन बना लिए नहीं इनका कूल्हा तो बदल ही देना है, तो वो स्टेज 1 का भी पेन होगा तो भी कह देंगे, स्टेज 2 का होगा तो भी कह देंगे, स्टेज 3 में अगर कम पेन है तो भी कह देंगे, स्टेज 4 में तो करना ही पड़ेगा। अगर पेन नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, आराम करिए, कम आप उतना नहीं, सीडेंटरी वर्क है तो भाई ठीक है। तो मित्रों देखिए, सर्जन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सर्जन आपको किस तरीके से सुविधा देना चाहता है। तो
तो मैं ये मानता हूँ मित्रों कि अगर मान लें जैसे एक व्यक्ति भी आते हैं कि इसमें भी बड़े केसेस अलग अलग होते हैं। पता चला कई बार कूल्हों का ऑपरेशन करने जाना है तो पता चला हम लोग एमआरआई कराते हैं, एमआरआई कराने पे पता चला एक कूल्हा स्टेज 1 में है तो एक कूल्हा स्टेज 2 में है, या स्टेज 2 में एक कूल्हा है, स्टेज 3 में दूसरा कूल्हा है। तो मित्रों देखिए, इन दोनों में अगर सर्जरी को पोस्टपोन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक 25 साल से 30 साल के आदमी को एवियन हिप हो गई और ग्रेड 2 हो गया, मैं कहता हूँ एक कूल्हे में ग्रेड 3 भी हो गया, तो क्या हम लोग उसका तुरंत रिप्लेसमेंट करने के लिए एडवाइस कर दें? नहीं मित्रों, जब तक बहुत ज़्यादा पेन ना हो तब तक नहीं। और हाँ, एक चीज़ मित्रों ये होता है कि कोर डिकम्प्रेशन आपको कर देना है, क्योंकि ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। बुक इस लैंग्वेज तो ये कहती है मित्रों कि 70% लोगों में बड़ा आराम मिलता है, मगर 30% लोगों में आराम नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ मित्रों, मैं ये सोच के क्यों करूँ कि जिस पेशेंट का कर रहा हूँ वो 30% में जाएगा, हो सकता है वो 70% में जाए। हाँ मित्रों, सर्जन को भी ये चाहिए, जैसे मैं अपने पेशेंटों को बता देता हूँ, देखिए एक प्रक्रिया है, अगर इस प्रक्रिया को 6800 रुपये में कर रहा हूँ दोनों कूल्हे का, तो मानकर चलिए जिस कूल्हे में आराम नहीं मिलेगा और भविष्य में आपकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट होगी तो 1,20,000 रुपये लगने हैं प्रति कूल्हे का। और ये मानकर चलिए मित्रों, ये डुपॉय सिंथेस कंपनी का होता है, ये यूनाइटेड किंगडम का गोला होता है और बड़ा शानदार होता है, वर्ल्ड में ये लीड करते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट में। तो मित्रों, इस तरीके से मैं लोगों को समझा के ऑपरेट करता हूँ और जिसको नहीं फ़ायदा होता है उसका कूल्हा चेंज करता हूँ। अब मित्रों, यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि कई बार हमारे कुछ ऐसे सर्जन्स होते हैं जो फिबुलर बोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं, खासकर एवियन हिप में। मतलब दोनों कूल्हों में हम लोग फिबुला नाम की हड्डी को निकालते हैं और उसे एक जिस साइज़ की फिबुला हो उसको मेज़र कर लेते हैं। मेजॉरिटी में 12 mm तक की फिबुला होती है। 12 mm की हम लोग एक बर छेद बनाते हैं और उसमें क्या कहते हैं, फिबुला को भी हम लोग उसमें इंसर्ट कर देते हैं। बट मित्रों, फिर यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कई बार स्टेज 1 में चाहे आप कोर डिकम्प्रेशन कर दो, चाहे मेडिसिन चला दो, चाहे आप फिबुलर बोन ग्राफ्टिंग कर दो, तो इससे बड़ा आराम मिल जाता है। बट कई बार स्टेज 3 या कई बार स्टेज 2 में बहुत आराम नहीं मिलता है मित्रों। तो ऐसी परिस्थिति में अगर नहीं मिलता है तो आप मेंटल प्रिपेयर रहें कि आपका नॉन सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट होना है। अब मित्रों, एक और गंभीर बात मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहूँगा और आपको समझाना चाहूँगा कि किसी भी सर्जरी के करने का 100% आप ये मत मानिए कि आपको फ़ायदा ही हो जाएगा। बट पर्पज़ क्या है कोर डिकम्प्रेशन का, फिबुलर बोन ग्राफ्टिंग का, कि आपकी जो फाइनल सर्जरी है, फाइनल सर्जरी का मतलब टोटल हिप रिप्लेसमेंट, इसको हम पोस्टपोन क्या कर दें, किसी तरीके से आपकी उम्र को 40-45 तक घसीट दिया जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि अगर उसके बाद आपकी एक्टिव लाइफ बीत जाती है और फिर उसके बाद आप चेंज कराते हैं तो भी आप बहुत शानदार 25 साल भी अगर अपने जीवन को और चलाते हैं तो भाई मानकर चलिए 65-70 में कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं होती है। अब वैसे तो इंसान को कितनी भी उम्र मिल जाए उसके लिए कमी है। तो मित्रों, जो डिसीज पर्सन होते हैं उनको ये समझना होगा, और ये हम सबकी भी अपनी एक मनोदशा है कि अगर यंग लड़का है, काम कर रहा है, मेहनत कश है, मजदूर है, तो वो किसी भी तरीके से अपने इस चीज़ को आगे बिताए। कारण ये समझे मित्रों कि यदि वो वक्त आगे नहीं बीतेगा तो फिर एक आगे मामला खड़ा हो जाएगा कि अब क्या करें। मगर हाँ, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है मित्रों कि आपको बड़ा सीवियर पेन हो रहा है और आप ये कह दे रहे डॉक्टर साहब बस कोर डिकम्प्रेशन कर दीजिए, फिबुलर बोन ग्राफ्ट कर दीजिए, हम समय बिता। अरे भाई, आपसे चला नहीं जा रहा है तो आप तब तो नॉन सीमेंटेड टोटल हिप करना ही होगा। मित्रों, यहाँ पर एक और कंडीशन आती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मतलब जब यह एक डिसीज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई तो किसी भी पर्सन के कूल्हे, कमर, ये सारी हड्डियाँ आपस में एंकाइलोज चपकना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में कई बार हम लोग गोला भी बदल देते हैं। तो पेशेंट ये सोचता है कि डॉक्टर साहब आपने एक बार गोला बदल दिया मेरा शानदार, तो मैं शान से चलूँगा, मैं सीधा हो जाऊँगा। नहीं मित्रों, बात समझिएगा, यहाँ गोला चेंज हो रहा है कि अगर एक आदमी को 100% का दर्द है तो उसका दर्द क्या हो जाए, 50% कम हो जाए।
ताकि उसकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए। अब कई ऐसे पेशेंट रहे मित्रों जिन्हें एंकाइलोजिंग बड़ी सीवियर ग्रेड में थी, पैर बिल्कुल घूमता नहीं है। ऐसे कंडीशन में भी लोगों में अब बदलना पड़ता है, बट जब उनको थोड़ा सा झुकन या सीधे नहीं होते हैं तो लोग ब्लेम करने लगते हैं। भारत देश के मरीजों में भी एक बड़ी कमी मैंने देखी है मित्रों, और अब क्या कहूँ कि ब्लेम गेम बड़ा जल्दी शुरू हो जाता है कि डॉक्टर साहब आपने ये नहीं किया। अच्छा, मरीज समझने को तैयार नहीं होते हैं आपने बीमारी क्या है, स्टेज क्या है एवियन हिप की। तो इन सब चीज़ों को बहुत समझिए। आप कोई भी इस तरीके की सर्जरी कराने जा रहे हो तो एक दो डॉक्टरों से मिल लीजिए, अपना बजट देख लीजिए कि आपका क्या है, सारी चीज़ें, तब किसी चीज़ को कराना है। आप अपनी लाइफ के स्टेजेस को देखिए। अब बहुत लोगों का कूल्हा बदल दिया मित्रों, अब मैं क्या बताऊँ आपका, दोनों कूल्हा बदल दिया। अब उनको है कि सर मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं ट्रैकिंग करूँगा, तो सर मैं दौड़ सकता हूँ कि नहीं। नहीं भाई साहब, मैं एक बात इसी वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि आपके शरीर में कुछ ऐसी कमी थी कि आपका गोला इतनी कम उम्र में खराब है, तो कृपया जो ये आर्टिफिशियल गोला आपको मिला है इसको तो उम्र जिंदगी चलाइए। मतलब अब शेष जीवन थोड़ा कंफर्ट करके, आराम करके बिताने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को अन्य आदमियों की तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं कर लेंगे। मतलब कि 16 साल के आदमी को पेड़ पर चढ़ रहा है, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि 60 साल वाला आदमी भी कहेगा मैं भी चढ़ूंगा डॉक्टर साहब, वो चढ़ रहा है तो मैं भी। नहीं भाई, आप अपनी उम्र की चीज़ समझें। तो हर आदमी की चीज़ एक सी नहीं है, तो हर आदमी को अलग अलग तरीके से जीवन यापन करना होता है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझें। मित्रों, मैं थोड़ा सा एकेडमिक तौर पर यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अगर कोर डिकम्प्रेशन करने जा रहे हैं तो सक्सेस रेट, जैसे बुकिश लैंग्वेज यदि 70 और 30 कह गई है, तो मेरा अपना मानना है कि ग्रेड 2 क्या ग्रेड 3 तक मैं जिस मेथड से कर देता हूँ उसमें लोगों को 90 और 10 का अंतर है। मतलब 90% को फायदा हो जाता है, 10% को बहुत आराम नहीं मिल पाता है, तो फिर उनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अब कुछ सर्जन जो फिबुलर बोन ग्राफ्टिंग करते हैं मित्रों, मुझे थोड़ा सा उन्हें एक ये कहना पड़ता है कि देखिए डॉक्टर साहब, फिबुलर बोन ग्राफ्टिंग का और एवियन हिप में कोर डिकम्प्रेशन का रिजल्ट बहुत हद तक सेम है। अनावश्यक पैरों के ग्राफ्ट ना निकालिए, क्योंकि अगर जो मिलना आराम फिबुलर बोन ग्राफ्ट से होगा वही मिलना रहेगा आपको कोर डिकम्प्रेशन से। तो आप ऐसा ना सोच लीजिए कि फिबुलर बोन ग्राफ्ट स्टड कर देंगे आप कहीं तो कोई वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा या वेट बियरिंग पार्ट कोलैप्स नहीं करेगा। अब मित्रों देखिए, वो तो डॉक्टर साहब आप लोग भी जान रहे हैं, कोलैप्स कर गया है तभी तो उस आदमी को पेन है। फर्दर कोलैप्स करेगा तो टोटल हिप ही करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जब मित्रों कई बार मैं आपको बताऊं कि जैसे फिबुलर बोन ग्राफ्ट लोग कर देते हैं, उसके बाद जब ऑपरेट करना पड़ता है ना, तो बेसिकली जब नेक कट करके तो चलिए सब कुछ सही हो जाता है, वहाँ तक तो नहीं दिक्कत आती है। बट जब हम लोग ट्रोकेंट्रिक एरिया में जा कर के रैस्पिंग करना शुरू करते हैं ना, तो ग्राफ्ट कई बार बड़ा प्रॉब्लम करता है, फिर यहाँ बर होल से छेद बनाने पड़ते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। और कोर डिकम्प्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है। कोर डिकम्प्रेशन और ईजी वे में हम लोगों को केस करने में आसानी देती है। तो फिबुलर बोन ग्राफ्ट और कोर डिकम्प्रेशन का चूंकि रिजल्ट सेम है, तो बेहतर है कोर डिकम्प्रेशन से ही आप ट्राई कर लीजिए, अनावश्यक फिबुला निकाल करके और इतना लेंदी करके और पेशेंट को भी आर्थिक बजट पर डाल देना बहुत ठीक मैं नहीं समझता। अब मित्रों, इसी के लास्टली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा था कि कैसे मुझे लगता है कि 90 और 10 का अंतर है। मित्रों देखिए, जो एकेडमिक तौर पे मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले देखिए हम सभी गाइड वायर तो डाल ही देते हैं, ऑब्वियस है। और वेट बियरिंग के चक्कर में कभी भी हम लोग ये ना करें कि हम लोग बहुत आउटर साइड में गो लेके जा करके और होल बनाने की बात को सोचें। नहीं, देखिए मित्रों, हम लोगों को बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में ही जा करके जो हम लोग कोर डिकम्प्रेस करें वो बेहतर चीज़ मानी जाएगी। इसके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, गाइड वायर थ्रेडेड ही हम लोगों को डालना है। और ग्रेजुअल अगर हम लोग बढ़ें डिकम्प्रेस करने में तो बड़ा बेहतर होगा। जैसे पहले 6 mm से अगर हम लोग कर लें, फिर उसके बाद 8 mm से कर लें। मरीज अगर अलाउ करता है मित्रों, अगर एडल्ट है, 35 साल है और ट्रोकेंटर का एरिया हमको अच्छा खासा मिल रहा है, तो एक मान के चलिए कि 12 mm से भी अगर बर होल आप कर देते हैं तो ये बहुत सही काम होगा।
और लास्टली मित्रों, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, बट मेरा अपना मानना है और मैं ये कि गाइड वायर वैसे तो हम लोग कई बार हेड को पार नहीं कराते हैं, बट उसी गाइड वायर से जब 12 का हम लोग सब कंप्लीट कर लें तो हम लोगों को थोड़ा सा 2 से 3 छेद ईदर साइड, हर साइड में, जैसे कि मान के चलिए सर्कुलर फैशन में 3 या 4 छेद बना देने चाहिए जो हेड से होते हुए एस्टेबुलम तक चला जाए। मित्रों, मुझे ऐसा लगा कि पेन बहुत तेज़ी से सबसाइड कर जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जॉइंट में ब्लड भी लीक आउट करता है, इससे भी बड़ा फ़ायदा रहता है एक चीज़, और कहीं ना कहीं प्रेशर भी बहुत अच्छे से रिलीज़ होता है। अगर साइनोवियल उस तरीके की चीज़ है तो भी रिलीज़ होगी। तो मित्रों, मेरा ये कहना है और मैं इस वीडियो से आपको बताना भी चाहूँगा, कुछ इस प्रकार से अगर आप करें तो ये बड़ा फ़ायदा देता है। अब जैसे अब आगे करूँगा तो एक वीडियो और डाल दूंगा कि यदि फिबुलर बोन ग्राफ्ट में हम लोगों को टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो क्या थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो मित्रों, आइए पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं। मेरे सभी सम्मानित मित्र जिन्होंने इस वीडियो को देखा, समझा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अंत में यही बताना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर पर बहुत विश्वास रखें, क्योंकि इस तरीके की सर्जरी कोई गारंटेड नहीं होती है कि एवियन में आपने कर दिया है कोर डिकम्प्रेस टोटल हिप फिबुलर बोन ग्राफ्ट तो वो आपको 100% बिल्कुल फ़ायदा दे ही देगा। नहीं मित्रों, आपको विश्वास करना है कि ये सब प्रोसीजर है, ये सब मेडिकल साइंस में है। मेडिकल साइंस कभी भी मैथमेटिकल नहीं है कि 1 1 2 ही होगा। यहाँ 1 1 शून्य भी है मेडिकल साइंस में, 1 1 11 भी होता है। तो ये बहुत हद तक मरीज की किस्मत, डॉक्टर की किस्मत, बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है, और बेसिक तौर पर आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो मायने रखता ही रखता है। तो मित्रों, आपका यह वीडियो देखने के लिए मेरे सभी सम्मानित मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ।